नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी जेई क्लासेस मिनट परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज की जो पोजीशन है इंडिया की, अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो आज सबसे पहले ये मेरा आपको मैसेज है आज की क्लास में कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, ताकि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सेव कर सके। कोविड वायरस दोबारा से इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा है, इससे बचना है हमें और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज की टॉपिक्स हमें क्या क्या डिस्कस करने हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर चैप्टर चल रहा है जो कि आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, और मैंने आपसे बताया था कि आज के इस चैप्टर हम क्या करेंगे भाई, आयन एक्सचेंज मेथड हमने पढ़ लिया था। आज हमें स्पेसिफिकली हार्डनेस ऑफ वाटर के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं और इसके साथ साथ आज इस चैप्टर को फाइनलाइज करेंगे और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंजीनियरिंग मटेरियल। तो बच्चों, ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक में सबसे पहले मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक साइड में मैंने यहां पर न्यूमेरिकल आपके लिए लिख लिया है ताकि आपका मैं टाइम सेव कर सकूं। तो देखिए क्या लिखा है भाई, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर फॉर सॉफ्टनिंग 60,000 लीटर ऑफ वाटर कंटेनिंग द फॉलोइंग साल्ट पर लीटर। इन्होंने कहा 60,000 लीटर वाटर है, उसके लिए एक वैल्यू दे रखी है आपको स्पेसिफिक साल्ट्स की। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा, कितने लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट होगी इसको मेंटेन करने के लिए। तो यहां अगर बच्चों मैं बात करूं तो सबस्टांस दिए हुए हैं मेरे पास, ठीक है, ये वैल्यूज मुझे दी गई हैं। तो जो जो वैल्यूज मुझे दी हुई हैं क्वेश्चंस में उसको मैं टिक कर लेता हूं, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में देगा। अब आपको क्या करना है, मैंने यहां आपका थोड़ा सा स्पेस बचा लिया। तो ये दोनों वैल्यूज मुझे दी गई थी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कितनी है, कैल्शियम सल्फेट की कितनी है, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड की कितनी कितनी वैल्यूज हैं, ये हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दी गई थी। तो मैंने एक टेबल बना ली जैसे कि हम प्रीवियस टेबल बनाते आ रहे थे। तो यहां पर हमने सबस्टांस के नाम लिख लिए, एक साइड में उनका अमाउंट लिख लिया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये अपने आप बना लिया आपने या इनको याद करना है, ये क्वेश्चन में आपको देगा भाई वो, है ना, ठीक है। अगर मैं यहां पर और आगे बात करूं, मॉलिक्यूलर वेट, फिर हमने एक टेबल और बना ली, उसमें मॉलिक्यूलर वेट लिख लिया। किसका मॉलिक्यूलर वेट लिखने हैं, जो भी सबस्टांस हमारे पास अवेलेबल है। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आता है, आप एटॉमिक मास को काउंट करके ऐड करके लिख दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। मैंने जो पीछे न्यूमेरिकल्स कराए थे वहां पर मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप समझ जाएंगे तो यहां पर आपको सारी बातें बहुत आसानी से हो जाएंगी। फिर भी मैं आपको हिंट कर देता हूं, आपने किया कुछ नहीं है भाई, जो इनका एटॉमिक मास है ना, जो एटॉमिक वेट है उसको जोड़ दिया है, उससे आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। जैसे अगर मैं इसका जोड़ के दिखाऊं तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पर कैल्शियम का 40 होता है, अगर मैं सल्फर की बात करूं 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 है, 16 चौका 64, तो 64 प्लस 32 प्लस 40 दैट शुड बी कॉल्ड 136। तो इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। तो इन सब के मॉलिक्यूलर वेट मैंने यहां पर लिख दिए। फिर इसी क्रम में अगर मैं आगे बात करूं तो आगे लिखा है इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स अमाउंट मैंने यहां पर निकाल लिया, इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल ली किसकी भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी आपका अमाउंट दिया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे भाई, मॉलिक्यूलर वेट से, और परसेंटेज में काउंट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए 8.1 इंटू 100 अपॉन 162 दैट शुड बी 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक बात। अब इसी क्रम में हम आगे बात करें तो आगे मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख दी आपके लिए भाई, इसमें क्या क्या होगा, 7.5 इंटू 100 अपॉन 146 वैल्यू आ गई ये, 27.2 इंटू 100 अपॉन 136 वैल्यू आ गई ये, 12 इंटू 100 अपॉन 120 दैट इज वैल्यू आ गई 10, और 2 इंटू 100 अपॉन 95 दैट इज वैल्यू आ गई
2.1 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये वैल्यूज आपको यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, सोडा की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, लाइम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा के आया हूं फॉर्मूला, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले का अप्लाई करना है और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल आता है इससे, ये इस तरीके से करना है। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको पीडीएफ में भी दूंगा, तो वहां पर भी आप ट्राई करेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहां पर बच्चों बात करूं तो मैंने लिख दिया कि जी लाइम रिक्वायरमेंट फॉर द 60,000 लीटर वाटर, क्योंकि वाटर की वैल्यू दे रखी है उसने आपको कितना, 60,000 लीटर। तो आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ के आ चुके हैं वाला फॉर्मूला। देखो जी क्या फॉर्मूला है, 74/100 टेम्पररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आयन, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो किया क्या है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आयन कितनी आई, देखिए जी ये आया वैल्यू, दैट इज 5। तो यहां पर हमने लिख दिया 5 प्लस यहां पर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की कितनी आई है 5.14, ठीक है। अब यहां पर 5.14 लिख दिया, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अगर मैं बात करूं फिर आगे आपके पास परमानेंट ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यूज आपके सामने लिख दी, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम आयन क्लोराइड की वजह से होती है, तो ये वाली वैल्यू लिख दी है और ये वाली वैल्यू यहां ऐड कर दी इनटू 60,000 लीटर, यहां पर आपके सामने वॉल्यूम लिख दिया, क्योंकि इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं लाइम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा था भाई, सोडे की कितनी रिक्वायरमेंट है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, सोडा रिक्वायरमेंट ऑफ 60,000 लीटर वाटर के लिए 106/100 और परमानेंट कैल्शियम आयन के लिए एंड मैग्नीशियम आयन के लिए इनटू वॉल्यूम। अब अगर मैं बात करूं परमानेंट कैल्शियम आयन के लिए कितना हो गया, देखो परमानेंट वैल्यू किसकी वजह से आती है, इसकी वजह से, है ना, ये बात तो आप जानते हैं, सल्फेट आयन की वजह से। तो हमने सल्फेट वाले की वैल्यू लिख दी, दैट इज 20। और अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो इसमें भी सल्फेट की वजह से, तो यहां पर आपकी 10 लिख दी और इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। और जितना पुराना वाला वैल्यू आया था, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये भी तो परमानेंट के लिए आता है ना भाई, क्लोराइड आयन, तो ये दोनों ऐड कर दिए, ठीक है, और इनटू 60,000 और वैल्यू निकाल ली, आपके पास आ गया 2.04 kg। तो यहां पर इस तरीके का न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसके इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 निकाल लेने हैं और उसके बाद पर्टिकुलरली फॉर्मूले में रखकर आंसर निकाल लेना है। इस तरीके के 4-5 क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई कीजिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएं। अगर तब भी कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जरूर मेरे को बताइएगा, मैं फिर आपके लिए यहां पर उपस्थित होऊंगा और इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आगे लिखा है भाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना, कि ऑक्सीजन जो डिसॉल्व्ड है उसका क्या मतलब है। हम कहते हैं कि भाई डिसॉल्व ऑक्सीजन इतना होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो एक ऐसा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं जो एयर में है उसे आप डिसॉल्व ऑक्सीजन कहेंगे, एक ऐसा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का ग्रुप जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ब्रीथिंग में एक्सचेंज करता है, दैट इज द डिसॉल्व्ड, ठीक है। अब देखिए लिखा है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर is required by living organism to carry out। कि ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व्ड है, is required by living organism to carry out their biological process। अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में जिस ऑक्सीजन को लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर मैं इसी क्रम में आगे बात करूं तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय द आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन से
निकाला जा सकता है, इसका फॉर्मूला मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। तो अगर मैं यहां पर स्ट्रेंथ निकालूं किसी वाटर में ऑक्सीजन की, तो हमारे पास फॉर्मूला है नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की नॉर्मलिटी रख दीजिए, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन रख दीजिए। अगर मैं बात करूं नॉर्मलिटी, क्योंकि पर लीटर निकालने तो 1/1000 कर दिया, इनटू 8 ग्राम पर लीटर कर दिया, क्योंकि इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 8 ग्राम पर लीटर। ठीक है, यहां पर मैंने इसको मिलीग्राम में चेंज कर दिया, तो 1000 से गुणा कर दिया, वैल्यू निकाल ली। तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं। तो यहां पर डिसॉल्व्ड स्ट्रेंथ निकाल ली है मैंने ऑक्सीजन की किसी स्पेसिफिक वाटर के अंदर। तो आई थिंक सो ये बात भी आपको समझ आई होगी। पोलो टेक्निक में 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अगर इसी क्रम में आगे बात करें, आगे लिखा है जी वाटर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसे फील करते हैं। आप लोगों ने आरओ का पानी पिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे देख पा रहे हैं उनके घरों में आरओ लगे होंगे। ठीक है, मतलब मशीन लगी है एक ऐसी जो आपके वाटर, जो आपके गवर्नमेंट से आपको वाटर मिलता है उसको प्योरीफाई करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो वहां पर जो वैल्यूज आती हैं कि भाई कोई पानी आपके पास आया है, हम उस पानी की अगर टेस्टिंग करें तो उसके अंदर जितना वाटर क्वालिटी इंडेक्स होगा, जितनी उसकी क्यू, इसे शॉर्ट फॉर्म में WQI लिख सकते हैं, जितना उसके अंदर WQI की वैल्यू होगी उतना वो वाटर ज्यादा पीने योग्य होगा, प्योर फॉर्म में होगा। तो हम चाहते हैं ये जो मशीनें लगाई जाती हैं आरओ वगैरह वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उसमें एक वैल्यू को मेंटेन कर देते हैं कि भाई इतना पानी को वो मेंटेन करके चलेगा, जिसकी वजह से हमें प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिलेगा। तो यही बोला है WQI, दैट इज वाटर क्वालिटी इंडेक्स, इज मे मैथड, एक ऐसा मैथड है बाय विच द वाटर क्वालिटी डाटा, जिसमें हम वाटर क्वालिटी डाटा को क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं, पहले से स्टडी करके ऐसा वैल्यू बना ली कि कोई भी वैल्यू अगर बता दें किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी कि भाई आपकी मशीन में इतनी वैल्यू आ रही है तो आपका पानी बिल्कुल ठीक है, तो उसे आपने बोल दिया है यहां पर टू बी समराइज फॉर रिपोर्टिंग टू द पब्लिक, ताकि पब्लिक को बताया जा सके कि आपके वाटर की WQI वैल्यू कितनी है और एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए। तो आप फिर उसको मशीनों के द्वारा या किसी भी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं तो मैंने आपसे वाटर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात की। अब इनकी कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो नेशनल लेवल पर जो हमने आइडेंटिकल वैल्यूज मानी है उसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो WQI वैल्यू जो है इंडिया की, अगर 95 से 100 के बीच है, अगर आपकी WQI वैल्यू आपके पास जो वाटर है या जो वाटर आपके घरों में यूज हो रहा है उसकी 95 से 100 के बीच है, तो हम उसे मानते हैं कि ये एक एक्सीलेंट वाटर है। ठीक है, तो यहां पर 95 से 100 है तो कितना रहेगा भाई, एक्सीलेंट वाटर माना जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं 89 to 94 है तो यहां पर आप इसे अच्छा मानेंगे, वेरी गुड। 80 to 88 है, दैट इज गुड। 65 से 75 फेयर, 45 to 64 मार्जिनल, और पुअर है 0 to 44। अगर आपके वाटर की वैल्यू 0 to 44 है तो वो एक अच्छा वाटर नहीं है, उसे आपको पीना नहीं चाहिए, आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो जो भी बच्चे मुझे यहां देख रहे हैं, अपने वाटर की टेस्टिंग कराइए और पता लगाइए कि उसकी WQ वैल्यू जो है, WQI वैल्यू कितना है। अगर वो इन दोनों रेंज में आता है तो आप इसे पी सकते हैं, अगर उससे नीचे आता है तो कोशिश करें कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर ही आप उसे पिएं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहां तक मैंने आपको बात बताई बच्चों कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमने इस चैप्टर के जो बेसिक सारी चीजें हैं वो पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फटाफट से BOD वैल्यू, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं, और COD वैल्यू, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं, और उनको डिटरमाइन कैसे करेंगे, उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो जो बच्चे यहां पर मेरे को देख रहे थे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे की तरफ मूव कर सकूं। ठीक है, फटाफट लिख दो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर मैं बच्चों आगे बात करूं तो ये वाला पोर्शन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे और आपसे एक और हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग का नाम है हमारे पास केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जल्दी से फटाफट से देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर बात कर रहे हैं भाई किसकी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जस्ट ए मिनट, ये लीजिए,
इसको मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से सारी बातें समझ आ जाए। आज डस्टर मिस हो गया, पता नहीं कहाँ है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, है ना। तो यहां अगर मैं बच्चों बात करूं पर्टिकुलरली आपसे, जल्दी से फटाफट देखिए मैं क्या कह रहा हूं भाई। दैट इज यहां अगर मैं बात करूं, ये हाथ से ही मिटा देते हैं। चलिए चलिए भाई, है ना। यहां अगर मैं बच्चों बात करूं पर्टिकुलरली, तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर। तो हेडिंग डालिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बहुत बार बताया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते किसे हैं, समझिए भाई। किसी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ाया था आपको, वहां पर भी पढ़ाया था। क्या मैंने कहा, किसी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसको हम पर लीटर नापते हैं। तो किसी 1 लीटर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, टू प्योरीफाई, मैं शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज लिख देता हूं, टू प्योरीफाई the 1 liter of water, how many oxygen are needed? कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है 1 लीटर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उसे उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगर मैं और बात करूं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, वो वाटर की जो इंप्योरिटीज हैं उन पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कोई वाटर जितना ज्यादा अगर गंदा है, डर्टी है, पॉल्यूटेड है, तो वो उतना ज्यादा उसकी बायोलॉजिकल डिमांड होगी। अगर कोई वाटर प्योरीफाई है या अच्छी वैल्यू का रखता है, तो उसकी बायोलॉजिकल डिमांड जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर द पॉल्यूटेड वाटर, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड है, हायर द पॉल्यूटेड वाटर, जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड है, उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, इंक्रीज करेगी या हायर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके घरों में जो पानी रहता है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, जबकि अगर सीवर के वाटर की बात करें तो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिटरमाइन करने के लिए, तो नेक्स्ट हेडिंग इसकी तरफ को ही बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिटर्मिनेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिटर्मिनेशन करना है, तो BOD इक्वल टू, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आगे हमारे पास D1 माइनस D2, अभी बताऊंगा भाई क्या होता है, D1 माइनस D2 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आपको लगाना है, डाइल्यूशन फैक्टर। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं, खोल दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर D1 माइनस D2, और ये जो फैक्टर हम बात कर रहे हैं कि डाइल्यूशन फैक्टर जो है, इसका मतलब है कि किसी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो डाइल्यूशन हो रहा है उससे पहले का वॉल्यूम और उसके बाद का वॉल्यूम, इसके रेशो को आपको लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन, और इधर लिखें वॉल्यूम ऑफ सैंपल
बिफोर डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन से बाद में और डाइल्यूशन से पहले की वैल्यू को आपने डाइल्यूशन फैक्टर निकाल लिया और इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब आपसे पूछे भाई ये यहां पर वेयर, ये सर D1 क्या चिड़िया है, ये D2 क्या है, ये D1 D2 क्या है, इसके बारे में पूछे। ऐसा कहा था ये D1 D2 क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो D1 का मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूट वाटर, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं D1 इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन डाइल्यूट वाटर। किसी डाइल्यूट वाटर के अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, सॉरी कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये, और कब, जब आप उसका इमीडिएटली सैंपल लेते हैं। सैंपल इमीडिएटली आफ्टर पीपीटी प्रेसिपिटेट। आफ्टर प्रेसिपिटेट या आफ्टर प्रोपेगेशन आप बोल सकते हैं कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कितना अमाउंट है, तो प्रोपेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप पीपीटी नहीं लिखना चाहते, प्रोपेशन लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपकी D1 की वैल्यू आ गई। और अगर मैं D2 की वैल्यू करूं तो आफ्टर द इंक्यूबेशन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है डाइल्यूट वाटर के अंदर उसे बोलते हैं D2। तो यहां D2 की बात करें तो डिसॉल्व ऑक्सीजन इन डाइल्यूट वाटर सैंपल, इन डाइल्यूट वाटर सैंपल आफ्टर इंक्यूबेशन। आफ्टर इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के बाद में जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन है डाइल्यूट वाटर के अंदर दैट इज D2 वैल्यू। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कर सकते हैं। अगर मैं और बात करूं, एक और हेडिंग आती है भाई, हेडिंग का नाम है COD, मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसको इसी के रेस्पेक्ट में पढ़ लेंगे। तो यहां पर अगर मैं COD लिख दूं आपके लिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो देखिए COD की वैल्यू कैसे निकालेंगे। COD का मतलब है किसी 1 लीटर केमिकल वाटर को, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, तो किसी 1 लीटर केमिकल वाले वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, दैट इज इट्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इसकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो यहां पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको समझ आई। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग इसकी भी यही बनेगी भाई कि डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है कि नॉर्मलिटी ऑफ वाटर सैंपल इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं COD की बात करूं तो नॉर्मलिटी, हमने क्या कर लिया, नॉर्मलिटी ले ली, किसकी, वाटर सैंपल की। नॉर्मलिटी ऑफ वाटर सैंपल इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट ले लिया। अब नॉर्मलिटी निकालनी है किसकी, वाटर सैंपल की। जो भी वाटर सैंपल आपको दिया है उसकी नॉर्मलिटी निकाल लीजिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 0.25 V2 माइनस V1 अपॉन, यहां पर आप लिख सकते हैं 50, ठीक है, इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहां कितना होता है भाई, 8 ग्राम पर लीटर। अब इसको आगे का आप अपने आप करेंगे। यहां क्या कर देंगे, इसको मिलीग्राम पर लीटर कर देंगे, मतलब 1000 से गुणा कर देंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल, ठीक है, तो अगर इसको मैं कटपीट भी करना शुरू करूं तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज V2 माइनस V1 इंटू 40। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में कर दिया, आप ट्राई करके देखें, कोई दिक्कत आती है तो V2 माइनस V1 इंटू 40 आता है। और ये वैल्यू किस में निकाल रहे हो भाई, आप PPM में निकाल रहे हैं, जिसमें हम नापते हैं किसी भी वाटर की वैल्यूज को। तो यहां पर इसे सोल्व कर लेंगे तो ग्राम पर लीटर में वैल्यू आ जाएगी, उसे
पीपीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सीओडी के लिए मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में ये बातें समझाई। जल्दी से फटाफट से डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी एंड सीओडी वैल्यू जल्दी से लिख लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर पूछेगा भाई मेरे से, जल्दी फटाफट कीजिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। ठीक है भाई, आई थिंक सो बच्चों ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा। तो आज की क्लास को विराम देने का समय आ गया है और आप लोगों की मेहनत की वजह से, मैं बिल्कुल दोबारा से इसी बात को कहूंगा कि आप लोगों की मेहनत की वजह से ही जेईई क्लासेस मेरठ परिवार इस चीज को स्टार्ट कर पाया है कि पॉलिटेक्निक के सभी बच्चों के लिए सभी तरीके के सब्जेक्ट्स के क्लासेस को हम लोग यहां पर स्टार्ट कर सके हैं। क्योंकि अगर हम लोग कितनी भी मेहनत कर ले भाई, मैं हमेशा से कहता हूं, मैं क्या, मेरे एक सर हैं डॉक्टर आसिफ त्यागी, वो हमेशा से कहते हैं कि अगर हम उल्टा भी लटक जाएंगे तो भी नहीं पढ़ा पाएंगे अगर आप पढ़ना नहीं शुरू करें। तो आप लोगों के प्यार ने ही हमें एक अच्छा टीचर बनाया है और आप लोगों के प्यार से ही हम लोग अधिभूत रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा सके। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और अपने माँ बाप का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।